सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ बिटवीन्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की लेक्चर सीरीज का ये 23rd लेक्चर है। आज हम लोग बेसिकली देखेंगे कि कोर्ट्स की जजमेंट्स कब रेलिवेंट होती हैं। जजमेंट्स ऑफ कोर्ट व्हेन रेलिवेंट, सेक्शन 34 टू 38 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज हमने कवर करना है, जिसमें हम लोग जजमेंट इन रेम देखेंगे, जजमेंट इन पर्सोनम देखेंगे। और ये सारा लेक्चर जो भी आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इसके आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स चाहिए जो आपको दिख रहा है सामने, इस प्रॉपर पीडीएफ के नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पेज लॉ बिटवीन्स को आप जाके ज्वाइन करिए। वहां पे आपको हमारे नोट्स इसमें दिख जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पेज में इस लेक्चर के। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाती है जजमेंट ऑफ कोर्ट व्हेन रेलिवेंट, सेक्शन 34 टू 38, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन से कोर्ट्स की जजमेंट की बात की जा रही है। कोर्ट्स आपको पता है सुप्रीम कोर्ट भी होता है, हाई कोर्ट भी होता है और बाकी हमारे लोअर कोर्ट्स भी होते हैं, हमारे सेशन कोर्ट, हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स, हमारे जजेस के कोर्ट्स लोअर लेवल पे। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स की बात करते हैं तो आपको पता है इनकी जजमेंट्स एक प्रेसिडेंट्स मानी जाती हैं। अगर आपने आर्टिकल 129 देखा होगा भारतीय संविधान का, आर्टिकल 215 देखा होगा भारतीय संविधान का, आर्टिकल 141 देखा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सारे आर्टिकल्स कहीं ना कहीं डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के प्रेसिडेंट होने से और हाई कोर्ट की जजमेंट्स के प्रेसिडेंट होने से। प्रेसिडेंट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जजमेंट्स दे दी वो कल को सेम केस द्वारा से आएगा तो उसमें वो फॉलो की जाती है। तो ये तीनों तो आपको पता है। जो आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जजमेंट्स का बात करने वाले हैं वो लोअर कोर्ट की जजमेंट है। अगर कोई केस कोर्ट में चला हुआ है, मान लीजिए कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास केस चला है या सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास केस चला हुआ है, अगर वहां पे कोई जजमेंट आती है कोर्ट की तो उस जजमेंट की क्या रेलिवेंसी होगी, सेक्शन 34 से लेकर 38 तक बेसिकली ये बात बोली गई है। आगे चलते हैं तो आगे सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन 34, 35, 36, 37 एंड 38 ये एक क्या क्या ये बेसिकली आइडिया देते हैं। थोड़ा सा जनरली इन सेक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले 34 क्या बोलता है, ये बोलता है प्रीवियस जजमेंट इज रेलिवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट होगी अगर हमने सेकंड सूट को या ट्रायल को बार करना है। 35 क्या बोलता है, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एक्सेट्रा जुरिस्डिक्शन। तो 34 बात करता है आपकी जजमेंट इन पर्सोनम की, जजमेंट इन पर्सोनम, और 35 बात करता है जजमेंट इन रैम। ठीक है। 36 बोलता है रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट ऑर्डर और डिक्री अदर देन मेंशन अंडर सेक्शन 35। 35 के अलावा 34 एंड 35 दोनों के अलावा 36 बोलता है कि जजमेंट्स का क्या इफेक्ट होगा। 34 35 सेक्शन में तो पढ़ लिया हमने जजमेंट रेलिवेंट होती है। 36 बताता है कि उसके अलावा कोई और जजमेंट है जो प्रोवेट की बात नहीं करती हो, जो सेकंड सूट को बार करने के रिगार्डिंग ना हो, तो उस जजमेंट की क्या रेलेवेंसी होगी 36 में पढ़ेंगे। 37 में पढ़ेंगे अगर जजमेंट 34 35 36 के अलावा किसी और नेचर की है तो उसकी क्या रेलेवेंसी होगी। और 38 में पढ़ेंगे अगर जजमेंट लेने में फ्रॉड किया गया है, कल्यूजन किया गया है, कोर्ट इनकम्पिटेंट था, तो ऐसे जजमेंट के केस में आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या रेमेडी है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अगर बात करें जजमेंट्स की, जो कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं वो या तो जजमेंट इन रैम हो सकती हैं या जजमेंट इन पर्सोनम हो सकती हैं। जजमेंट इन रैम का मतलब होता है एक ऐसी जजमेंट जो पूरे संसार के ऊपर बाइंडिंग नेचर की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच केस चला हुआ था, मान लीजिए बाइगैमी का, और बोला जा रहा था कि भाई ए जो है उसने केस किया है बी के ऊपर बाइगैमी का कि आपने दूसरी मैरिज करी है। तो मान लीजिए ए ने, अगर एक बार कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि इसने बाइगैमी नहीं करी है बी ने या करी है, जो भी जजमेंट आएगी वो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट वैलिड होगी, वो केवल ए और बी के बीच ही जजमेंट नहीं रहेगी, ये जजमेंट अगेंस्ट वर्ल्ड वैलिड होगी। मान लीजिए कभी किसी व्यक्ति को कोर्ट बोलता है कि तुम इसके पति हो, कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि ए और बी के बीच ये संबंध है कि बी ए का पति है,
तो बी ए का पति पूरे वर्ल्ड के लिए होगा, केवल बी ए का पति ए और बी के लिए नहीं होगा। इट इज जजमेंट अगेंस्ट वर्ल्ड, इट इज जजमेंट इन रैम। वहीं पे अगर बात की जाती है जजमेंट इन पर्सोनम, तो इसका मतलब होता है एक ऐसी जजमेंट जो केवल पार्टीज टू सूट के बीच ही बाइंडिंग नेचर की रहती है, वो जो सभी के ऊपर बाइंडिंग नेचर की नहीं होती। जो अगेंस्ट पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो जजमेंट रहती है, पर्सनल जजमेंट इसको बोला जाता है। मान लीजिए ए और बी के बीच विवाद चला हुआ है, सपोज दोनों के बीच विवाद चला हुआ है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, जिसमें ए बोल रहा है कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया। तो अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि हाँ बी ने ब्रीच किया हुआ है, तो वो केवल ए और बी के बीच जो केस चला था उसी तक वैलिड रहेगा। मान लो कभी बी के ऊपर सी ने भी केस कर दिया कि इसने मेरे साथ भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, कभी डी ने भी केस कर दिया कि बी ने मेरे साथ भी ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो जो ए और बी के बीच केस आया था जिसमें बी हार गया था, उसी जजमेंट का सहारा लेकर हम सी और बी के बीच बी को फिर से हरा दें, और डी और बी के बीच जो केस है उसमें बी को फिर से हरा दें, ऐसा नहीं होगा। कोर्ट देखेगा हर केस में दोबारा से केस चलेगा, दोबारा से केस को देखा जाएगा। जजमेंट इन पर्सनम पर्सनल जजमेंट होती है जो केस की पार्टीज के लिए ही बाइंडिंग होती है, और बाकी किसी और केस में या किसी और पर्सन के ऊपर वो बाइंडिंग नेचर की नहीं होती। तो आइए अब एक एक करके सारे सेक्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहले सेक्शन 34 जो बात करता है प्रीवियस जजमेंट इज रेलिवेंट टू बार द सेकंड सूट और ट्रायल। प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट होगी सेकंड सूट या ट्रायल को बार करने के लिए। ये 34 सेक्शन बेसिकली क्या बोलता है, मान लो कोर्ट में किसी ने केस फाइल किया। जब कोर्ट में केस फाइल हुआ तो कोर्ट देखता है कि मुझे कॉग्निजेंस लेना है कि नहीं लेना है, मतलब मुझे आगे बढ़ना है केस में या नहीं बढ़ना है। तो जब भी कोर्ट के सामने केस कोई आता है और कोर्ट डिसाइड करना चाहता है कि उसे आगे बढ़ना है केस में या नहीं बढ़ना है, तो पुरानी कोई जजमेंट जो उसी सेम मैटर को लेके होगी वो रेलिवेंट होती है नए केस को बार करने के लिए, नए केस को स्टॉप रोकने के लिए। समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आज केस होता है ए और बी के बीच स्टार्ट, जिसमें बी केस जीत जाता है और या एक बी केस हार जाता है और ए केस जीत जाता है। सपोज ए केस जीत गया, आगे महीने के बाद अब बी ने दोबारा से ए के ऊपर सेम केस कर दिया। जब बी ने ए के ऊपर केस किया, अब कोर्ट उस केस को आगे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, ये कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन है। तो ए बोलते हैं सर हमारे बीच तो पहले ही केस डिसाइड हो गया है जिसमें कोर्ट ने बी को हरा दिया है, अब ये दोबारा से सेम केस मेरे ऊपर फाइल करके दोबारा से कोर्ट का टाइम वेस्ट करेगा। तो जो पुरानी जजमेंट है जिसमें ए जीत गया था बी हार गया था, वो जजमेंट इस केस में रेलिवेंट हो जाएगी, क्योंकि उस जजमेंट के आधार पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, या यहीं पे इस केस को खत्म कर देना है, स्टॉप कर देना है। इट इज सेक्शन 34। बेसिकली सेक्शन 34 दो मैगजीन पे बेस करता है। एक इंटरेस्ट रिपब्लिके अट सिट फिनिस लिटम, जिसका मतलब होता है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस या पब्लिक, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक दैट देयर शुड बी एंड ऑफ लिटिगेशन। भाई ये लोगों के इंटरेस्ट के लिए है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है कि लिटिगेशंस का एंड होना चाहिए। केस तभी खत्म होगा जब एक बार केस खत्म होने के बाद बार बार वो सेम केस कोर्ट में नहीं लाया जाएगा। अगर एक बार एक पार्टी लाती है, फिर दूसरी पार्टी लाती है, फिर पहली पार्टी लाती है, फिर दूसरी पार्टी लाती है, तो एक केस को डिसाइड करने में लाखों साल लग जाएंगे, सदियां लग जाएंगी, फिर भी केस डिसाइड नहीं होगा। मैंने केस आपके ऊपर किया, मैं जीत गया, आपने मेरे ऊपर कर दिया, आप जीत गए, फिर मैंने किया, फिर मैं जीत गया, ऐसा केस खत्म होगा ही नहीं कभी। तो ये इंटरेस्ट ऑफ लोगों के लिए ये जरूरी है कि लिटिगेशंस का एंड होना चाहिए, इसलिए सेक्शन 34 आया हुआ है कि अगर कभी कोई केस पहले से डिसाइड हो गया है तो सेम केस दोबारा से आएगा, तो उस केस में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए प्रीवियस जजमेंट हमेशा रेलिवेंट होती है। अगला जो मैगजीम है रेस जुडिकाटा प्रो विटेट ऑक्यूपेटर, जिसका मतलब होता है अगर ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है तो दोबारा से कोर्ट में वो स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर मैटर एक बार कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया तो सेम मैटर को लेके आप कोर्ट में नहीं आ सकते। अब आइए एक बार नोट्स में देख लेते हैं कि ये कैसे 34 की क्या लैंग्वेज लिखी हुई है।
तो स्टूडेंट्स देखिए सेक्शन 34 में लिखा भी हुआ है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट ऑर्डर डिक्री विच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सूट और होल्डिंग अ ट्रायल इज अ रेलिवेंट फैक्ट। और मान लो कोई जजमेंट है, कोई ऑर्डर है, कोई डिक्री है जो किसी कोर्ट को एक और केस स्टार्ट करने से रोकती हो, ट्रायल को होल्ड करने में बोलती हो, तो वो रेलिवेंट फैक्ट होगा व्हेन द क्वेश्चन, जब कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये आता है कि कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना है सूट में या ट्रायल होल्ड करना है कि नहीं करना है। तो बेसिकली ये 34 सेक्शन यही बना इसलिए है कि अगर कोर्ट ने केस स्टार्ट करना है तो कोर्ट को आगे केस स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब ये चीज कोर्ट के सामने आती है क्वेश्चन बन के, तो पहले वाली जजमेंट जिसमें केस डिसाइड हुआ है वो रेलिवेंट हो जाती है। और मैंने आपको बता ही दिया कि बेसिकली ये बेस करती है इन सभी मैगजीम्स के ऊपर। नेमो डिबेट बिस बेक्सारी प्रो अन एडम डुकोजा, अर्थात एक व्यक्ति को बार बार सेम केस के लिए हरास नहीं किया जा सकता। वन पर्सन मस्ट नॉट बी अनॉयड, मस्ट नॉट बी हरास्ड 2 times और मोर देन 2 times फॉर द सेम ऑफेंस। दूसरा, इंटरेस्ट रिपब्लिक अट सिट फिनिश लिटियम, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट की देयर शुड बी एंड ऑफ लिटिगेशन एंड रेस्ट जुडिकाटा, जो मैंने आपको बताया। स्टूडेंट्स आपको ये वाले नोट्स अगर चाहिए जो हैंड रिटन नोट्स हैं, ये पेड है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, पूरी फाइल आपको पेड में मिलेगी। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 9816634276 इन पे मैसेज कर सकते हैं, आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। तो हमने 34 सेक्शन देख लिया। अब आगे चलते हैं, दैट इज योर सेक्शन 11 सीपीसी के रेस जुडिकाटा की बात करता है। ये 34 का ही पार्ट है, रेस जुडिकाटा। हमारा जो सेक्शन 11 सीपीसी है, ये भी यही बात बोलता है कि अगर एक बार कोर्ट ने केस डिसाइड कर दिया तो सेम मैटर पे सेम पार्टीज के बीच दोबारा से केस स्टार्ट नहीं हो सकता। अब 35 सेक्शन क्या बोलता है, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एक्स्ट्रा जुरिसडिक्शन। सेक्शन 35 बेसिकली जजमेंट इन रैम की बात करता है। जजमेंट इन रैम ये बात करता है जजमेंट अगेंस्ट वर्ल्ड की। बेसिकली 4 टाइप्स की जजमेंट है और कोर्ट ये 4 जजमेंट्स देता है। तो ये जजमेंट्स अगेंस्ट वर्ल्ड बाइंडिंग नेचर की होती हैं, सबको ये जजमेंट्स माननी पड़ती हैं। केवल पार्टीज टू सूट के बीच ये जजमेंट्स वैलिड नहीं रहती, ये और लोगों को भी माननी पड़ती हैं जजमेंट्स। प्रोबेट, बिल को सर्टिफाइड करके कोर्ट ने अगर प्रोबेट इशू कर दी, अर्थात बिल को कोर्ट ने मान लिया बिल सही है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी इशू कर दी, तो वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर बाइंडिंग नेचर की होगी। मैट्रिमोनियल, अगर कोर्ट मैट्रिमोनियल मैटर्स को देखकर कोई जजमेंट पास करता है, किसी को किसी का पति बोलता है, किसी को किसी का बेटा बोलता है, किसी को किसी का पत्नी बोलता है, तो ये जजमेंट केवल पार्टीज के बीच बाइंडिंग नहीं होगी, पूरे वर्ल्ड के ऊपर बाइंडिंग होगी। अडमाइरलिटी, ये बेसिकली कहीं ना कहीं जो पानी के मैटर्स होते हैं, जो हमारे पानी वाटर की जो जुरिस्डिक्शन है उससे डील करने वाला मैटर है, इसकी रिगार्डिंग भी जजमेंट पास होगी, वो फाइनल होगी। इंसॉल्वेंसी, कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट है या नहीं है, कोई व्यक्ति दिवालिया है नहीं है, ऐसी कोई जजमेंट पास होती है तो 35 के अंदर जजमेंट इन रैम मानी जाती है। एक बार नोट्स में 35 को भी देख लेते हैं ताकि और क्लियरिटी मिले। 35 को एक बार देख लेते हैं पहले हम लोग इसको। 35 क्या बोलता है, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एक्सेट्रा जुरिसडिक्शन, द फाइनल जजमेंट ऑर्डर और डिक्री of competent court or tribunal in the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction which confer upon or takes away from any person। मतलब जब कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है प्रोबेट को लेके, मैट्रिमोनियल मैटर्स को लेके, अडमाइरलिटी को लेकर, इंसॉल्वेंसी को लेकर, जो जजमेंट किसी व्यक्ति को कन्फर करती है या किसी व्यक्ति से टेक अवे वापिस लेती है, क्या, लीगल कैरेक्टर। अर्थात कोई व्यक्ति का इंसॉल्वेंट है या नहीं है, अगर कोर्ट ने बोला वो इंसॉल्वेंट है तो उसका कैरेक्टर कैसा हो गया कि दिवालिया हो गया ये व्यक्ति, और कोर्ट ने बोला ये इंसॉल्वेंट नहीं है मतलब उसको दिवालिया का कैरेक्टर उसका वापिस ले लिया, ये दिवालिया नहीं है। या कोर्ट ने कभी बोला कि ए बी का पति है तो उसको मैट्रिमोनियल मैरिज को लेके उसको एक कैरेक्टर कन्फर कर दिया, और कोर्ट बोलेगा ए बी का पति नहीं है तो मतलब उसका कैरेक्टर ले लिया वापिस। अर्थात जब कोर्ट ने कोई जजमेंट डिक्री ऑर्डर पास किया हो प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमाइरलिटी, इंसॉल्वेंसी मैटर्स को लेके, जो मैटर किसी को
कोई स्टेटस कन्फर करते हो या उससे कोई स्टेटस टेक अवे करते हो, और विच डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी एंटाइटल्ड टू एनी सच कैरेक्टर, या जो जजमेंट्स ऑर्डर डिक्री ये डिक्लेयर करते हो कोई व्यक्ति एंटाइटल्ड है किसी कैरेक्टर के लिए, और एंटाइटल्ड टू एनी स्पेसिफिक थिंग या किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए, नॉट एज अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक पर्सन बट एब्सोल्युटली इज रेलिवेंट। अब बस मेन बात क्या पढ़नी है आपने इसमें, ये सारा बेर एक्ट का आप नहीं पढ़ के अगर आप सिंपल बात पढ़ेंगे कि भाई अगर कभी भी कोर्ट ने मैट्रिमोनियल, प्रोबेट, एडमायरल्टी, इंसॉल्वेंसी इन मैटर्स को लेके कोई जजमेंट दी है, जो जजमेंट किसी से उसका कोई कैरेक्टर छीनती है या किसी को कोई कैरेक्टर देती है, तो वो जजमेंट इस केस में रेलिवेंट हो जाएगी। ये मेन बात है। बेसिकली ये जजमेंट जो कैरेक्टर दिया गया है उसको लेके, जो कैरेक्टर लिया गया है उसको लेकर ये जजमेंट बेसिकली रेलिवेंट हो जाएगी। ये 35 सेक्शन बोलता है। ये मेन इसका क्रक्स है जो आपने पेपर में लिखना है, इससे बात बन जाएगी। ये जजमेंट इन रैम की बात करता है, ये आपने याद रखना है। तो बेसिकली ये जजमेंट क्या शो करेगी कि कोई कैरेक्टर किसी को दिया गया, कोई कैरेक्टर किसी से लिया गया, दैट सच पर्सन हैज अ लीगल कैरेक्टर, दैट सच पर्सन such legal person doesn't have that person, such legal that doesn't belong to such person, ये पर्सन इसका पति है, ये पर्सन इसका पति नहीं है, ये पर्सन इंसॉल्वेंट है या नहीं है, ऐसे जजमेंट जो दी जाएगी वो रेलिवेंट होगी उस कैरेक्टर को लेकर जो कैरेक्टर कोड देगा या कैरेक्टर कोड वापस लेगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। अब सेक्शन 36 की बात की जाए, 36 बात करता है रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री अदर देन मेंशन अंडर सेक्शन 35। ये बोल रहा है कि बेसिकली जस्ट सेकंड मैं एक बार नोट्स में देख लूं, 35 है, 34 भी है, जस्ट सेकंड ओनली। ये बोल रहा है यस 35 की बात ही कर रहा है। 35 के अलावा मतलब बोलने का ये बात कर रहा है आपकी 35 में जो आपने प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमायरल्टी, इंसॉल्वेंसी इन मैटर्स को लेके अगर जजमेंट दी गई है तो वो जजमेंट का क्या स्टेटस होगा, क्या रेलिवेंसी होगी, क्या इफेक्ट होगा जजमेंट का, ऑर्डर का, डिक्री का, जो सेक्शन 35 में मेंशन किया है इसके अलावा बाकी जजमेंट्स जो हैं। तो जो ये जजमेंट्स होंगी सेक्शन 35 के अलावा कोई भी जजमेंट होगी वो रेलिवेंट होगी अगर वो पब्लिक नेचर की है। अगर जजमेंट पब्लिक नेचर की है तो वो रेलिवेंट हो जाएगी। मतलब मान लीजिए वो जजमेंट अडमायरलिटी वाली नहीं है, इंसॉल्वेंसी वाली नहीं है, या वो जजमेंट मैट्रिमोनियल वाली नहीं है, या वो जजमेंट आपकी इंसॉल्वेंसी, मैट्रिमोनियल, अडमायरलिटी और एक और मैटर था हमारा, दैट इज योर मैटर नंबर प्रोबेट। मान लो इसको लेके वो जजमेंट नहीं है, तब भी वो जजमेंट रेलिवेंट हो जाएगी, तब भी वो जजमेंट कहीं ना कहीं जजमेंट इन रैम बन जाएगी। रैम मतलब अगेंस्ट वर्ल्ड वो वैलिड हो जाएगी अगर वो पब्लिक नेचर की जजमेंट होगी, अगर वो पब्लिक को इफेक्ट करेगी। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए ये रास्ता है, यहाँ पे एक कुआं है, बहुत सारा बड़ा कुआं है यहाँ पे पानी भरने का, इसी रास्ते से लोग जाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे दीवार खड़ी कर देता है और बोलता है ये कुआं मेरा प्राइवेट कुआं है, ये रास्ता मेरा प्राइवेट रास्ता है, कोई यहाँ से नहीं जा सकता, ये जमीन मेरे नाम पर है, मैं किसी को नहीं जाने दूंगा। अब कोर्ट में केस जाता है कि क्या यहाँ से पानी भरना लोगों का प्राइवेट राइट है किसी का या पब्लिक राइट है, क्या यही व्यक्ति केवल जिसका घर है यहाँ पे यही घर में यही यही जाकर यहाँ से पानी ले सकता है, या और लोग भी जाकर पानी ले सकते हैं, ये पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है। ये क्वेश्चन राइज होता है और कोर्ट ने क्वेश्चन डिसाइड कर दिया और कोर्ट ने बोल दिया ये पब्लिक राइट है, इट इज पब्लिक राइट, कोई भी जाके पानी भर सकता है और ये रास्ता रोकना न्यूसेंस माना जाएगा, ये नहीं किया जा सकता। मान लो कोर्ट ने ऐसा बोला, तो कोर्ट अगर ऐसा बोलता है तो ये जजमेंट कैसी हुई, पब्लिक नेचर की जजमेंट हुई। जब ये पब्लिक नेचर की जजमेंट हुई तो ये जजमेंट वैलिड होगी अगेंस्ट द वर्ल्ड, अर्थात कल को फ्यूचर में हर किसी के ऊपर जजमेंट वैलिड होगी। कल को मान लो फिर से कोई जो व्यक्ति ने रास्ता रोका था उसका बेटा अब आगे जाके रास्ता रोकता है तो ये जजमेंट वहां भी वैलिड हो जाएगी, वहां भी रेलिवेंट हो जाएगी। अर्थात अगर जजमेंट आपकी पब्लिक नेचर की है तो वो जजमेंट सेक्शन 35 में तो नहीं आ रही। 35 में तो प्रोबेट की जजमेंट आती है, एडमायरलिटी की आती है, इंसॉल्वेंसी की आती है, मैट्रिमोनियल मैटर्स की आती है। इन चार के अलावा अगर जजमेंट पब्लिक नेचर की है जो पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर रही है तो वो जजमेंट जजमेंट इन रैम मानी जाएगी और रेलिवेंट हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे ए ने केस किया बी के ऊपर कि बी ने ट्रेसपास कर दिया उसकी लैंड के ऊपर। मान लो कोई व्यक्ति किसी के ऊपर केस करता है कि उसने मेरी लैंड पे ट्रेसपास किया है,
और जिसके ऊपर केस किया है वो बोलता है ये तो पब्लिक राइट है, यहाँ इस रास्ते से भी जाते हैं, ये रास्ता तो आपका अपना पर्सनल रास्ता नहीं है, मैंने ट्रेसपास नहीं किया है, ये तो वे है, रास्ता है, और मैं बेसिकली सब इस रास्ते से जा सकते हैं। ए ने बोला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये रास्ता मेरा अपना प्राइवेट रास्ता है, कोई वहां से नहीं जा सकता। कोर्ट में केस चला और सूट में क्या हुआ, सूट में बेसिकली द एग्जिस्टेंस ऑफ डिक्री इन फेवर ऑफ डिफेंडेंट, डिफेंडेंट जीत गया, डिफेंडेंट जीत गया केस मान लीजिए, और कल को दोबारा से फिर से केस स्टार्ट होता है। उसमें जो ये केस डिसाइड हुआ था जिसमें कोर्ट ने बोला था ये पब्लिक रास्ता है, यहां से कोई भी जा सकता है, ये जजमेंट पब्लिक नेचर की जजमेंट है, तो फर्दर फ्यूचर में आने वाले केस के लिए ये रेलिवेंट हो जाएगी। ये बात यहाँ पे सेक्शन 36 बोलना चाहता है। अर्थात सेक्शन 36 में मेनली बात की गई है पब्लिक इंपोर्टेंस के मैटर को लेके। अगर कोई जजमेंट पब्लिक मैटर को लेकर है, कस्टम को लेकर है, राइट को लेकर है, राइट टू वे, राइट टू फेरी, राइट बेसिकली हमारा है नहीं है, पब्लिक का राइट है या नहीं है, पब्लिक को लेके कोई जजमेंट है तो जजमेंट वो रेलिवेंट होगी, वो महत्वपूर्ण होगी। सेक्शन 37 जजमेंट एक्स्ट्रा अदर देन मेंशन 34, 35, 36 व्हेन रेलिवेंट। ये बोल रहा है कि अगर 34 वाली जजमेंट भी नहीं है, 35 वाली जजमेंट भी नहीं है, 36 वाली जजमेंट भी नहीं है, तो क्या वो रेलिवेंट होगी कभी? मतलब ना तो जजमेंट जो है वो जजमेंट 34 में फाल करती है। 34 क्या बोलता था, फर्दर फ्यूचर के सूट को बार करने के लिए जो जजमेंट है पुराने वाली वो वैलिड हो जाती है। 35 में भी रेलिवेंट नहीं है, मतलब जजमेंट इन रैम में भी वैलिड नहीं है, प्रोबेट मैट्रिमोनियल इन मैटर्स के लिए भी जजमेंट रेलिवेंट नहीं है, 36 के लिए भी रेलिवेंट नहीं है। मतलब जो हमारा 36 क्या बात करता था, बेसिकली 36 बात करता था आपका पब्लिक नेचर जजमेंट, वहां भी रेलिवेंट नहीं है। अगर जजमेंट इन तीनों में रेलिवेंट नहीं है सपोज, तो क्या वो कभी रेलिवेंट होगी? जजमेंट अगर 34, 35, 36 में रेलिवेंट नहीं है तो वो रेलिवेंट नहीं होगी, वो इररेलिवेंट हो जाएगी। हाँ, वो रेलिवेंट होगी इन दो मैटर्स में ओनली, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच जजमेंट और ऑर्डर और डिक्री इज अ फैक्ट इन इशू, जब वो जजमेंट ही इशू में आ जाए। मतलब समझ लीजिए कोर्ट के सामने कभी क्वेश्चन अराइज हो गया कि क्या कभी ऐसा कोई ऑर्डर पास हुआ था, पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं, समझ मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर केस किया हुआ है मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का, व्यक्ति बोल रहा है कि इसने मेरे ऊपर झूठा केस किया था और मैं केस जीत गया, और अब इसको आप पनिश करिए, इसने मेरे ऊपर झूठा झूठा केस फाइल क्यों किया, मुझे क्यों हरास किया। तो कोर्ट बोलेगा कौन सा केस फाइल किया था, कौन सी जजमेंट है, मुझे जजमेंट दिखाओ, कौन सी जजमेंट पास हुई है आपकी फेवर में जो केस इसने फाइल किया और आप जीत गए। तो यहाँ पे जजमेंट रेलिवेंट हो जाएगी। मतलब 34, 35, 36 में ये जजमेंट फाल नहीं करती है, ये जजमेंट ना तो पब्लिक नेचर की है जो दो लोगों के बीच होगी, लाइक किसने किसी के ऊपर केस किया हुआ है और वो व्यक्ति केस जीत गया है, वो ना तो पब्लिक नेचर की है, ना वो प्रोबेट है, ना मैट्रिमोनियल है, ना वो फर्दर केस आगे लेना है या नहीं लेना है उसको डिसाइड करने में कोर्ट की हेल्प कर रही है। बस ये जजमेंट कोर्ट को हेल्प कर रही है करंट केस को आगे पता करने के लिए कि इस करंट केस में हम क्या करें। तो अगर जजमेंट फैक्ट इशू में आ जाती है, मान लो अब जो करंट केस चला हुआ है कि व्यक्ति बोल रहा है कि इसने मेरे ऊपर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया, झूठा मुकदमा किया है मेरे ऊपर, तो इसलिए आप इसको सजा दीजिए। तो क्वेश्चन बनेगा कि क्या सच में उस व्यक्ति ने ए के ऊपर झूठा मुकदमा किया था, और क्या सच में जो व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया वो मुकदमा वो जीत गया था और कोर्ट ने उसको सही साबित कर दिया था। अर्थात अब ये क्वेश्चन कोर्ट के सामने आ गया कि क्या पहले सच में कभी ऐसा मुकदमा हुआ भी कि नहीं हुआ है। तो अब ऐसे केस में उस मुकदमे को प्रूव करने के लिए आप जजमेंट लेकर आ सकते हो कि हाँ जी भैया ऐसा मुकदमा हुआ है, ये जजमेंट दी थी कोर्ट ने पास कर कर। अर्थात अगर जजमेंट 34, 35, 36 में रेलिवेंट नहीं होती है, 37 में रेलिवेंट हो जाएगी अगर वो जजमेंट जो है, वो डिक्री जो है, वो ऑर्डर जो है, वो फैक्ट इन इशू से रिलेटिंग हो, अर्थात वो जजमेंट ही इशू में आ गई है, या वो अधिनियम के किसी और प्रोविजन में रेलिवेंट हो जाती है। अब आपको पता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां पे प्रीवियस जजमेंट को रेलिवेंट बोला गया है। अगर आप जाओगे हमारे करेक्टर के चैप्टर में सेक्शन 46 से 50 उसके बीच भी प्रीवियस जजमेंट को रेलिवेंट करने की बात करी गई है। अगर आप सेक्शन 12 पढ़ोगे उसमें प्रीवियस जजमेंट को रेलिवेंट करने की बात करी गई है। बहुत सारी सेक्शंस ऐसे हैं जहां पे प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट होती है, तो अगर उन सेक्शंस में रेलिवेंट हो जाएगी तो जजमेंट प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट मान ली जाएगी।
या फिर जजमेंट ही इशू में आगे आ जाए तो रेलिवेंट मान ली जाएगी, अदरवाइज रेलिवेंट वो नहीं मानी जाएगी। 37 को अच्छे समझाना चाहूंगा आपको थोड़ा सा, हम एग्जाम्पल देकर। मान लीजिए ए हैज obtained डिक्री फॉर द पोजेशन ऑफ लैंड अगेंस्ट बी, सी बी's सन मर्डर्ड ए इन कॉन्सिक्वेंसेज। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जजमेंट को मोटिव के रूप में सेक्शन 6 में रेलिवेंट किया जा रहा है, मतलब ये जो पुराने जो दूसरा पॉइंट है इट इज रेलिवेंट इन अदर सेक्शंस, यहाँ पे ये केस फाइल कर रहा है। क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है मान लीजिए एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने किसी के ऊपर केस किया हुआ था लैंड लैंड के पोजेशन के लिए, और वो केस जीत गया। मैंने किसी के ऊपर केस किया और मैं वो लैंड का पोजेशन मेरे पास आ गया, मैं केस जीत गया। और कुछ टाइम के बाद जो केस हारा था व्यक्ति, उसने जो केस जीता था उसका मर्डर कर दिया। तो कोर्ट में क्वेश्चन आया कि भाई इसने मर्डर क्यों किया, और उसमें पता चला कि भाई ऐसे ऐसे केस हुआ था और केस में ये केस जीत गया था और ये केस हार गया था और ये लैंड इसको वापस करनी पड़ गई थी, तो उसका बदला लेने के लिए इसका मर्डर कर दिया। तो यहाँ पे ये जजमेंट रेलिवेंट हो जाएगी, क्योंकि ये जजमेंट यहाँ पे एक व्यक्ति का मोटिव शो कर रही है कि उस व्यक्ति ने क्यों मर्डर किया, उस जजमेंट की वजह से मर्डर किया गया। वो जजमेंट उसके फेवर में नहीं आई थी, जजमेंट उसके अगेंस्ट आई थी, इसलिए मर्डर किया। उसी प्रकार से दूसरा इलुस्ट्रेशन जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन वाला मैंने बता ही दिया, कि मान लो कोई व्यक्ति किसी के ऊपर केस करता है कि भाई इसने मेरे ऊपर झूठा केस किया था और मैं केस जीत गया। तो कोर्ट के सामने क्वेश्चन पहले यही बनेगा, क्या सच में झूठा केस हुआ था, और झूठा केस हुआ या नहीं हुआ ये कैसे प्रूव होगा, उस पुरानी जजमेंट से। वो जजमेंट यहाँ पे अब रेलिवेंट बन जाएगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नाउ सेक्शन 38, इट इज 38 है ना, 38 सेक्शन जो बात करता है फ्रॉड और कल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट में बी प्रूव्ड। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको ये पीडीएफ फाइल जो दिख रही है सामने, ये फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पेज लो वे ट्विंस को सपोर्ट कर लीजिए, वहां जाके उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे हर लेक्चर की पीडीएफ पूरे भारतीय साक्षर नियम की आपको वहां पे मिलेगी। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं, एलएलबी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से कर रहे हैं, महाशिवकुमार यूनिवर्सिटी सहारनपुर से कर रहे हैं, आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जयपुर से कर रहे हैं, आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से कर रहे हैं, आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से कर रहे हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, एक फाई से कर रहे हैं, आप कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के एलएसयू से कर रहे हैं, आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आप मुंबई यूनिवर्सिटी किसी से भी एलएलबी कर रहे हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी कर रहे हैं, आपको हमारे एलएलबी बीएलएलबी की क्लासेस लेनी चाहिए। आपका बेस सारा क्लियर हो जाएगा, आपकी एलएलबी की डिग्री नॉलेज वाली डिग्री होगी। कल को फ्यूचर में लाइफ में कुछ भी आप कर सकते हो, कोई भी टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ते हो। आप हमारे डिटेल्ड लेक्चर भी ले सकते हो जो काफी गहराई के साथ होते हैं। आप हमारे शॉर्ट लेक्चर भी ले सकते हो जो पेपर पास करने के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगे। 5-6 घंटे में पूरा सिलेबस कवर कर देते हैं। आप एलएलएम कर रहे हो, एलएलएम की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए 9816492276 9816634276। ये नंबर याद कर लीजिए, नंबर सेव कर लीजिए। नोट्स चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, हमें डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कीजिए आप। अगर आप एआईबीई की तैयारी कर रहे हैं, एआईबी का बैच तो हमारा अभी चला हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही इफेक्टिव बैच होगा और बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप सपोज एआईबी के अलावा आप एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, सीबीआई एपीपी की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी का बैच तैयारी कर रहे हैं, क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लैट के अलावा यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हम 38 एक बार देख लेते हैं 38 क्या बोलता है। 38 38 फ्रॉड कल्यूजन इन ऑब्टेनिंग जजमेंट। अगर मान लीजिए फ्रॉड किया गया जजमेंट ऑब्टेनिंग करने में, कल्यूजन मिली भगत जजमेंट ऑब्टेनिंग करने में, या कोर्ट इनकम्पिटेंट था जिसने जजमेंट दी, तो ऐसे केस में आप उस जजमेंट को चैलेंज कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है, एनी पार्टी टू सूट और अदर प्रोसीडिंग में शो दैट एनी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री विच इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 34 35 36 एंड विच हैज बीन प्रूव्ड by the adverse party was delivered by court of
नॉट कॉम्पिटेंट टू डिलीवर इट और वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कल्यूजन। मतलब बोलने का ये हुआ सिंपल सी बात कि अगर कोई जजमेंट 34, 35, 36 में रेलिवेंट है तो अगर वो जजमेंट फ्रॉड से ली गई है, इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ने पास करी है, कल्यूजन मिली भगत हुई है आपस में पार्टीज के बीच तो ली गई है, तो आप उस जजमेंट को चैलेंज भी कर सकते हो। बेशक वो जजमेंट रेलिवेंट है पर आप उसको चैलेंज कर सकते हो कि ये जजमेंट फ्रॉड से ली गई थी, ये जजमेंट कल्यूजन से ली। कल्यूजन मतलब मिली भगत, जैसे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों आपस में मिल गए, मिली भगत दोनों ने आपस में कर ली, और जिसमें प्लेंटिफ मान लो जीत गया या हार गया, डिफेंडेंट को पता है, मतलब खुद आपस में मिलकर उन्होंने केस किया हुआ है। चलो इसका एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ए की है, सबको पता है वो प्रॉपर्टी ए की है। बी ने केस कर दिया ए के ऊपर कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, अर्थात बी वर्सेस ए केस स्टार्ट हो गया। बी और ए ने आपस में समझौता कर लिया है कि भाई मैं तेरे ऊपर केस करूंगा, ये प्रॉपर्टी तेरी है, सबको पता है, और तू ही जीतेगा केस कल को। मैं तेरे ऊपर केस करूंगा और मैं क्या करूंगा, इस प्रॉपर्टी को सी को बेच दूंगा। जब मैं सी को बेच दूंगा तो कल को ऑब्वियस सी बात है तू ही जीतेगा क्योंकि प्रॉपर्टी तेरी है, तो कल को सी से प्रॉपर्टी तुझे वापस मिल ही जाएगी, बेशक मैं उसको बेच दूं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में क्या बोलती है कि जब दो व्यक्तियों के बीच किसी प्रॉपर्टी को लेके केस चला हो तो उस प्रॉपर्टी के साथ आपको डील नहीं करना चाहिए, उस प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना नहीं चाहिए। अब एक प्रॉपर्टी के ऊपर केस तो पहले चला हुआ है, बी वर्सेस ए, और उसी प्रॉपर्टी को बी ने सी को बेच दिया। ये बात बी को भी पता है और ए को भी पता है कि प्रॉपर्टी ए की है, और कल को जजमेंट भी ए के फेवर में आएगी। अब मान लो कल को जजमेंट ए के फेवर में आती है, ए केस जीत जाता है, तो सी को एज पर लो प्रॉपर्टी ए को वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि लो यही बोलता है कि अगर आपने सूट पेंडिंग है और आप प्रॉपर्टी के साथ डील करते हो, उसको बेचते हो, खरीदते हो, तो कल को कोर्ट का जो डिसीजन आएगा आपको उससे बाउंड होना पड़ेगा। तो मतलब सी को यहाँ ए को प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। पर कल को सी बोल सकता है कि कल्यूजन था भाई, बी और ए ने मिली भगत करके मुझे बेवकूफ बनाया हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और वो जो जजमेंट होगी जो बी और ए के बीच आई है वो रेलिवेंट यहाँ पे नहीं मानी जाएगी, सी प्रॉपर्टी देने को मना भी कर सकता है। अगर वो कोर्ट को प्रूव कर दे कि बी और ए ने आपस में मिली भगत करके मुझे प्रॉपर्टी बेची थी आपस में मिलकर, जबकि सबको पता था कि ये प्रॉपर्टी ए की है और जानबूझ के मुझे बेची गई, क्योंकि कल को ए जीतता तो मुझे प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ती, तो यहाँ पे जजमेंट रेलिवेंट नहीं होगी। आप फ्रॉड, कल्यूजन या कोर्ट कंपिटेंट नहीं है, इस ग्राउंड पे सेक्शन 34 से 38 36 में जो जजमेंट रेलिवेंट है उसको चैलेंज भी कर सकते हो। सत्या वर्सेस तेजा सिंह 1975 सुप्रीम कोर्ट, if the judgment is not by competent court or obtained by collusion or fraud, it can't operate as res judicata even if it is judgment in rem। तो आप जजमेंट इन रैम हो चाहे वो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर जजमेंट फ्रॉड से ली गई है तो दोबारा से केस फाइल हो सकता है, दोबारा से जब केस फाइल होगा तो वो केस रेस जुडिकाटा उस पर अप्लाई नहीं होगा, ये सेक्शन 38 बताता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जुरिसडिक्शन फ्रॉड और कल्यूजन की बात कर रहा है 34, जो पहले कभी सेक्शन 38 अभियान 38, जो पहले कभी सेक्शन क्या हुआ करता था 43 हुआ करता, पहले एविडेंस एक्ट की बात कर रहे हैं। अब तो 34, 35, 36 आ जाएगा यहाँ पे, 41, 42, 43 की जगह पे, 40, 41, 42 की जगह पे। आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ आया होगा। स्टूडेंट्स कोई डाउट हो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, आप हमें डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना, आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। हाँ, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग लो बिटवीन्स एंड आर न्यू चैनल मुकेश मुनीश लो क्लासेस।